हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आइए एक नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। बल्लभगढ़ छात्रा हत्याकांड मामले की जांच अब 2018 से शुरू होगी। मामले को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। विज ने मामले में SIT गठित कर मामले की 2018 से जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें विज ने SIT को लफ्ज जिहाद के एंगल से भी जांच करने की बात कही है। विज ने कड़े शब्दों में कहा है कि वो हरियाणा में ये गुंडा राज नहीं चलने देंगे और ना बेटियों को सिसकने देंगे। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव बिचपड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा की एक सीट से हरियाणा की राजनीतिक दिशा और दशा तय होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में फसलों के दाम के भाव अधिक थे, खाद कम थे। कांग्रेस राज्य में गरीबों को मुफ्त प्लॉट दिए और किसानों के कर्ज माफ किए। वहीं वर्तमान सरकार ने न तो गरीब को घर दिया और न ही किसानों के कर्ज माफ किए। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे समय में धान की कीमत 5,000 रुपए तक थी और खाद सस्ता था। उन्होंने कहा कि महीनों हो गए लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ है। इसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इस बार कोविड-19 के मरीजों और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनाव आयोग ने देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद उन वोटरों को फायदा मिलेगा जो कि कोविड-19 के संक्रमित हैं। इसके लिए बड़ौदा हलके में कुल 544 वोटर चयनित किए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से पहले पोस्टल बैलेट की सुविधा सरकारी कर्मचारियों, सेना, पुलिस और जिनकी ड्यूटी चुनाव के दौरान लगती है, उन्हें यह सुविधा दी जाती है। बड़ौदा उपचुनाव निर्वाचन अधिकारी और SDM आशीष वशिष्ठ ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव में पोस्टल बैलेट्स को लेकर मीटिंग हुई। उन्होंने बताया कि हलके में 544 ऐसे मतदाता हैं जिनकी पहचान की गई है। इसमें एक टीम में लेक्चरर, पुलिसकर्मी, फोटोग्राफर शामिल हैं। वहीं इस बारे में सभी पार्टियों को अवगत करा दिया गया। 5 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र की तैयारियां जारी है। सत्र से पहले विधायकों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह जानकारी दी। अंबाला में नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए। 2 साल के अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 4,000 जोखिम भत्ता भी दिया जाए। कोरोना महामारी के चलते सफाई कर्मचारी के मौत होने पर 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगों को जल्द माना नहीं गया तो हम 8 नवंबर को गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। सिरसा में अपनी मांगों को लेकर फायर ब्रिगेड कर्मचारी और सफाई कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय में 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है और अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो आने वाले 8 नवंबर को वो अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। फतेहाबाद में अपनी कई मांगों को लेकर नगर परिषद कर्मचारी 2 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। नगर परिषद कर्मचारी संघ के आह्वान पर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पिछली बैठक के दौरान कर्मचारियों के साथ जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में वो अपने संघर्ष को और तेज कर देंगे।
उन्होंने कहा कि पिछली बार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान कर्मचारी को 4,000 रुपए जोखिम भत्ता दिए जाने की बात स्वीकार हुई थी, जिसे सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज अलग अलग विभाग के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए श्रम कानूनों के विरोध और 18 सूत्री मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर कल होने वाली केंद्रीय समिति की बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर मात्र 4 कानून बनाए हैं। नए कानूनों में श्रमिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि श्रम संघों के द्वारा जो उनके मांगे थे उनको दरकिनार कर श्रम कानूनों को निरस्त किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने 2006 के बाद लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने, भवन निर्माण को वेतन अदायगी अधिनियम के अंतर्गत लेने, कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई की लाभ देने के साथ साथ बिजली और अन्य विभागों में लगे अस्थायी कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर वरीयता देने की मांग की। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के नेता और पूर्व हरियाणा विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल 26 अक्टूबर को कुलदीप शर्मा ने दलाल गोत्र को लेकर मंच पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर दलाल गोत्र के लोगों ने उनके खिलाफ कठोर निंदा की थी। इस बयान पर कुलदीप शर्मा ने एक वीडियो जारी कर दलाल गोत्र के लोगों से अपने बयान पर माफी भी मांगी थी, लेकिन अब भूमि बचाव समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल ने कुलदीप शर्मा समेत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ गोत्र पर टिप्पणी को लेकर पुलिस थाना गोहाना में शिकायत दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1248 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 346 और फरीदाबाद में 190 नए केस सामने आए हैं। वहीं हिसार में 110 और रेवाड़ी में 82 नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1750 कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। वहीं एक दिन में 937 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना संक्रमण ने झज्जर जिले के जीएसटी कलेक्शन को काफी कम कर दिया है। साल 2019 की बात करें तो जनवरी से अक्टूबर तक 446 करोड़ 49 लाख रुपए का टैक्स मिला था, लेकिन मार्च में सख्त लॉकडाउन लगने के बाद टैक्स में कमी देखने को मिली है। साल 2020 में जनवरी से अब तक 373 करोड़ 95 लाख के टैक्स मिला है। साल 2019 के मुकाबले 72 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। हालांकि अब तमाम व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और टैक्स से आमदनी में भी सुधार शुरू हो गए। झज्जर के डीटीसी कुलदीप मलिक ने बताया कि मार्च एंड तक उम्मीद है कि टैक्स में आई कमी को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोड साइड चेकिंग भी तेज कर दी गई है। वहीं इस महीने में ट्रांसपोर्टर्स पर 48 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पंचकुला के माता मनसा देवी गोधाम में गायों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां 80 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है और कई बीमार बताई जा रही हैं। मामला सामने आने के बाद पशु डॉक्टरों की एक टीम मनसा देवी गोधाम पहुंची और हालात का जायजा लिया। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती जांच में गायों की मौत की वजह फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बहरहाल डॉक्टरों की टीम बीमार गायों के इलाज करने के साथ साथ गायों की मौत की वजह भी जानने की कोशिश में है। फतेहाबाद में कोरोना महामारी के साथ साथ अब चिकनगुनिया और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों ने स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी बढ़ा दी है। फतेहाबाद में 3 साल बाद चिकनगुनिया का पहला केस सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं।
इसके साथ ही जिले में डेंगू के भी 12 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मलेरिया में भी इलाके में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। फतेहाबाद के सिविल सर्जन ने बताया कि 3 साल बाद चिकनगुनिया का पहला मामला सामने आया है और प्रशासन ने पूरी गंभीरता से बीमारी की पड़ताल शुरू कर दी है। डेंगू के 12 मरीजों का जिले के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। रतिया में त्योहारों के सीजन के दौरान मिठाई में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन सख्त है और इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई विक्रेताओं के साथ साथ अहम बैठक ली है और इसके बारे में आगे के निर्णय जो है उस पर काम हो रहा है। बैठक में फूड सेफ्टी अधिकारियों द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मिठाई विक्रेता को मिठाइयों पर बनने के डेट और डेट ऑफ एक्सपायरी के साथ साथ रेट भी लिखना होगा। अधिकारियों ने यह चेतावनी दी है कि अगर कोई मिठाई विक्रेता इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झज्जर में हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान कई यात्री घायल हो गए। हादसे के दौरान बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बस झज्जर के बहु गांव से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को झज्जर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर करनाल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां करनाल इंद्री स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्राले ने टमाटर से भरे टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हिमाचल से आए 2 किसान और टेम्पो चालक की मौत हो गई। हादसे में ट्राला चालक भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों का कहना है कि हिमाचल से टमाटर लेकर दिल्ली जा रहे टेम्पो ही रंबा के नजदीक पहुंचते ही पंचर हो गया। जब किसान और टेम्पो चालक पंचर ठीक कर रहे थे तो तेजी से आ रहे ट्राले ने टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों की मौत हो गई। करनाल में चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिन सेक्टर 9 में चोरों ने एक घर के बाहर से होंडा सिटी कार लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद चोर सबसे पहले कार का लॉक तोड़ते हैं, उसके बाद एक चोर गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी को सीधा करता है। इस दौरान दूसरा चोर उसकी मदद करता है और चोर कार को सीधा करते हैं। उसके बाद अपनी कार से उसे टोकन लगाकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। करनाल पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने करीब 45,000 की कीमत की नशीली गोलियां भी बरामद की है। इस दौरान 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। करनाल नारकोटिक सेल इंचार्ज मोहन लाल ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो पिछले कुछ समय से नशे की गोलियां बेचने का काम करता है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने गांव अरडाड़ा से नशे की गोलियां खरीदने की बात का खुलासा किया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव अरडाना से 6000 नशे की गोलियां लोमोटिल समेत आरोपी को गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। पानीपत में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी पत्नी का उसके ही भतीजे के साथ नाजायज रिश्ता था और इस बात की भनक जब पति को लगी तो पत्नी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बड़े ही सफाई के साथ पुलिस को गुमराह भी करने की कोशिश की, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मृतक की मौत दम घुटने के कारण हुई है तो वहीं गले पर भी निशान पाए गए। पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई करते हुए जब मृतक की पत्नी से सख्ती के साथ पूछताछ की तो आरोपी महिला ने अपना गुनाह कबूल किया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है।
कोरोना संकट के बीच एक बार फिर जीवन पटरी पर लौट रहा है। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट के छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बाकी गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखा गया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नोडल अधिकारी जगदीश ने बताया कि करनाल जिले में सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 10वीं कक्षा के 16 केंद्र बने थे और 12वीं कक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं छात्रों का कहना है कि इस बार उनकी परीक्षाओं को लेकर कोई खास तैयारी नहीं है, क्योंकि स्कूल लगातार बंद थे और अध्यापकों से भी कुछ खास संपर्क नहीं हो पाया। करनाल के तरवाड़ी में एक महिला ने पारिवारिक कलह के चलते अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला को पड़ोसियों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला घर के क्लेश से परेशान थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वहीं जहर खाने वालों में शामिल 5 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। करनाल के महाराजा अग्रसेन चौक से कुछ दूरी पर स्थित ICAR परिसर में एक 8 महीने के अज्ञात लड़के का भ्रूण झाड़ियों में मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। सिविल लाइन इंचार्ज विजय कुमार ने बताया कि उनको सूचना मिली थी। पुलिस का कहना है कि वो मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। वहीं इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।